नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं उत्तराखंड में आप लोगों के लिए पवार वंश की क्लासेस लेके आई हूँ। हमने इससे पहले चंद्रवंश पढ़ा था, जिसने भी चंद्रवंश नहीं देखा है, आप लोग पहले चंद्रवंश की क्लासेस सारी देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम देखेंगे पवार वंश। जनरली अगर आप आज से पवार वंश की क्लास देखोगे, पहले पवार वंश देखोगे फिर चंद्र देखोगे, तो भी गलत नहीं है। लेकिन चंद्रवंश को हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, अगर आपने मेरी क्लासेस एक बार 1 बाय 1 करके देखी होंगी तो बहुत ज्यादा हमने पवार वंश का वहां भी उल्लेख किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कोरिलेट करने के लिए सही रहेगा, नहीं तो आपको पहले पवार पढ़ना पड़ेगा और फिर चंद्र पढ़ोगे तो फिर आप यहाँ से कोरिलेट करना कि पवार में उस समय कौन कौन से राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये मेरी क्लास उत्तराखंड के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो प्रवक्ता का स्क्रीनिंग हो, लोअर पीसीएस का प्री हो, या यूके ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी ग्रुप सी के पेपर हो। तो चलिए स्टार्ट वैसे मैं बहुत टाइम पहले लिख देती हूँ, लेकिन मैं पहले एक बार रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी और मैंने इतना सब चीज़ लिख दिया था। तो मैंने कहा चलो इसी के आगे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, इसी में थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, कत्यूरी के पतन के पश्चात हुआ क्या था, आप लोगों को पता है। हम बोलते हैं चंद्र, जो कुमाऊं है, कुमाऊं में चंद्र आए थे और गढ़वाल में हमारे पास से पवार आए थे। अगर हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो पूर्वी में हमारे पास से पूर्वी उत्तराखंड में हम कुमाऊं की बात करते हैं। तो यानी कि कत्यूरी के पतन के पश्चात, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, कत्यूरी के पतन के पश्चात पूर्वी उत्तराखंड में चंद्र और पश्चिमी उत्तराखंड में पवार वंश की नींव पड़ी, ठीक है। फिर लिखिएगा 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में 52 गढ़ थे। अब देखिए, जब हमारे पास से कत्यूरी का पतन हो गया था तो जो 52 हमारे पास से ठकुरी यानी कि जो खस राजा थे, उन्होंने क्या किए थे, गढ़ों का निर्माण किया, इनके अपने अपने किलों का निर्माण किया था। और उन किलों में एकता का अभाव था। जहाँ एकता की कमी होगी, कोई ना कोई उसका लाभ उठाता ही है। तो वैसे ही पवार वंश ने उसका लाभ उठाया और एक नए वंश की स्थापना करी, पवार वंश की, ठीक है। अब जो हमारे पास से जो गढ़वाल है वो 52 गढ़ों से मिलकर बना था, यानी कि ये जो हमारे पास से यहाँ जो 52 छोटे छोटे गढ़ थे और इन्हीं गढ़ों को मिला करके हमारे पास क्या बना हुआ है, गढ़वाल बना है। अब इस 52 गढ़ में से हमारे पास से 4-5 जो गढ़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। उस इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो गढ़ है वो है चांदपुर गढ़, जो कि हमारे पास से आज का चमोली है, ठीक है। और ये बसाया गया था भानु प्रताप द्वारा। तो जो इंपॉर्टेंट गढ़ है उनमें हमारे पास से पहला गढ़ है नागपुर गढ़, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अंतिम गढ़ यानी कि 52वां गढ़ वो है लोधनगढ़। और जो चांदपुर गढ़ है, जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, भानु प्रताप द्वारा बसाया गया था, वो है 18वां गढ़। और जो 13वां गढ़ है वो था हमारे पास से उप्पूगढ़। ये भी ध्यान रखिएगा, उप्पूगढ़ 13वें नंबर का है, उप यानी कि जो आज का हमारे पास से टिहरी है। जो पवार वंश का इतिहास है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का बहुत अटपटा सा है। अटपटा इसलिए है क्योंकि इनकी वंशावली ही थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है। जनरली हमारे पास 2 वंशावली हैं, एक है मौलाराम की वंशावली और एक है विलियम की वंशावली। मौलाराम की वंशावली के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो टोटल राजा हैं वो 54 बताए गए हैं और विलियम की वंशावली में 51 राजा का उल्लेख है, ठीक है। देखिए, जनरली ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना सारा डीप क्यों पढ़ें, तो डीप तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, यूके ट्रिपल एससी ने भी, यूके पीसीएस ने भी सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो कभी कभी क्या करते हैं, या तो बहुत ईजी सा पूछ लेते हैं, बहुत डीप पूछ लेते हैं। मतलब ऐसा जो आपको लगता है कि हमने देखा था और हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, बुकों में आपने देखा होगा, नाम होते हैं पूरे के पूरे और आप क्या करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, सीधे मेन पार्ट में चले जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मौलाराम की वंशावली के अकॉर्डिंग 54 शासक हैं और विलियम की वंशावली के अकॉर्डिंग पवार राज में 51 शासक हैं। मौलाराम ने पहला शासक बताया था भौना या भवनपाल को, जबकि विलियम की वंशावली में कनकपाल है, ये कनक लिखा है, ठीक है। और अंतिम शासक दोनों में सेम है, प्रद्युम्न शाह। इसके अलावा भी बहुत सारी वंशावली है, जैसे कि हमारे पास से अल्मोड़ा की वंशावली है और जो विलियम की वंशावली है, इन दोनों में पहला शासक कनकपाल को बताया गया है। तो हम पहले बात करेंगे पहला शासक कनकपाल की, ठीक है। अब इस कनकपाल को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा, जो पवार वंश है, इनकी जो पहली राजधानी थी वो थी चांदपुरगढ़, यानी कि आज का चमोली, चांदपुरगढ़, जो बनी थी 888 ईस्वी में। दूसरी बनी थी देवलगढ़ में, जो बनी थी 1512 ईस्वी में। तीसरी बनी थी हमारे पास श्रीनगर में, जो बनी थी 1517 ईस्वी में। और जो चौथी बनी थी वो बनी थी टिहरी में, जो बनी थी 1815 में। अब जो स्टार्टिंग का जो इतिहास है वो भी हमारे पास से
मतलब इसमें भी हमारे पास से क्या है, थोड़ा बहुत ऐसा कोई ये नहीं है, प्रूफ नहीं है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, यानी कि विवाद का प्रश्न है कि जो हमारे पास है पंवार वंश है उसकी स्थापना किसने की थी। लेकिन फिर भी बहुत सारी वंशावली में, बहुत सारी बुकों में इनकी ये लिखा गया था कि कनकपाल गुजरात से आया हुआ एक तीर्थ यात्री था, जो किसके दरबार में आता है, भानु प्रताप के दरबार में आता है। हमने कहा था ना भानु प्रताप ने चांदपुर की स्थापना की थी। भानु प्रताप इससे खुश होता है, अपनी बेटी का विवाह से कर देता है। तो आपको ये जो कहानी है थोड़ी बहुत ये राजा सोमचंद्र जैसी दिख रही होगी, जैसे चंद्रवंश की थी। ठीक है, तो यही वो क्या करता है, कनकपाल क्या करता है, पवार वंश की नींव डालता है या पवार वंश की स्थापना करता है। तो लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा पवार वंश के शासक, इसमें पहला लिखिएगा कनकपाल। कनकपाल में लिखना, यह पवार वंश का संस्थापक था। पवार वंश का संस्थापक था, संस्थापक था। ये गुजरात से आया हुआ था, लिख लीजिएगा, गुजरात से आया था, गुजरात से आया था। भानु प्रताप के दरबार में थोड़ा सा मैंने कहानी आपको बता दी है, चाहे तो आप थोड़ा सा पॉज करके कहानी को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में, चांदपुरगढ़ में ध्यान रखिएगा, चांदपुरगढ़ कनकपाल ने नहीं बसाया है, चांदपुरगढ़ भानु प्रताप ने बसाया है। लेकिन इसने चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की। चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की, स्थापना की। और इसने कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है, लेकिन एक है हमारे पास है कवि देवराय। कवि देवराय, कवि देवराय ने गढ़वाल राजवंशावली, तो गढ़वाल राजवंशावली में किसने हमारे पास लिखी हुई है, देखिए कवि देवराय ने। गढ़वाल राज वंशावली में कनकपाल को स्वर्णपाल कहा है, स्वर्णपाल कहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास से जो हमारे पास है चंद्र की जो स्टार्टिंग की कहानी है, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो राजा है उनका बहुत ज्यादा हमारे पास से उल्लेख नहीं मिला है। तो इसमें जहां से हमारे पास सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो हमारे पास है जगतपाल। तो हेडिंग लिखिएगा जगतपाल, ध्यान रखिएगा जगतपाल दूसरे राजा नहीं है। ये आता है हमारे पास है कनकपाल आता है 888 में, और जो जगतपाल है वो आया है 1442 से 1460। ठीक है, जगतपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास से पंवार वंश का जो पहला शिलालेख है वो जगतपाल का ही प्राप्त होगा। तो लिखना है इसमें पंवार वंश का, पंवार वंश के शासकों में, पंवार वंश के शासकों में पहला शिलालेख, पहला शिलालेख जगतपाल का प्राप्त हुआ है। जगतपाल का प्राप्त हुआ है, जो कि 1455 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया, क्योंकि इसमें उत्कीर्ण करने की डेट 1455 ईस्वी है, तो माना कि 1455 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। ये मिला कहाँ से हमारे पास है, रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, तब तक आप कमेंट कीजिए। देवप्रयाग, देवप्रयाग से प्राप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी हमारे पास से किसकी, जगतपाल की। और इसी अभिलेख में लिखना, इसी अभिलेख में परमार वंश का पहला भूमिदान का साक्ष्य है। पवार वंश का पहला भूमिदान का साक्ष्य है, साक्ष्य है। देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक राजा है, उनका नाम हमारे पास है अजयपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें पढ़ना है। तो इसके बाद जो आते हैं हमारे पास है अजयपाल, ये जस्ट हमारे पास से जगतपाल के बाद नहीं आते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास है जगतपाल के बाद हमारे पास जितपाल और आनंदपाल नाम के दो राजा बनते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास राजा बनता है वो बनता है अजयपाल। नोट कीजिएगा, अजयपाल बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, अजयपाल। सबसे पहले टाइम पीरियड नोट कीजिए 1490 से 1519। तो थोड़ा सा सोचिए कि आपने अजयपाल पहले पढ़ा था, हाँ पढ़ा था चंद्रवंश में। कहाँ पर पढ़ा था, 1490 से 1519 के बीच में। सोचो किसका हमारे पास से राज था, थोड़ा सा पहले आप सोचो कि हमारे पास से वहां किसका राज था और वो कब राजा बना था।
तो वहां पर हमारे पास से रास्ता कीर्ति चंद्र का, जो 1488 से 1503-4 के समथिंग राजा बना था। अब कीर्ति चंद्र देख सुनते ही आपको नाम याद आ गया होगा। कीर्ति चंद्र पहला ऐसा राजा था चंद्र का जिसने हमारे पास से क्या किया था, पवार वंश में आक्रमण किया था, है ना। तो लिखिएगा अजयपाल। इतना अजयपाल पवार वंश का 37वां शासक है, 37वां शासक माना जाता है, 37वां शासक माना जाता है। जो कहानी आपको याद है पहले वो लिख लो। इसके समय कीर्ति चंद ने गढ़वाल में आक्रमण किया। और लिखना अजयपाल तथा कीर्तिचंद्र के मध्य अजयपाल तथा कीर्तिचंद्र के मध्य अजयपाल तथा कीर्तिचंद्र, अजयपाल वर्सेस कीर्तिचंद्र होता है। कीर्तिचंद्र के मध्य देवघाट में युद्ध हुआ और कौन जीतता है, कीर्तिचंद्र, जिसमें कीर्तिचंद्र जीत जाता है। ठीक है। अब देखिए हमने इसमें अजयपाल ने क्या काम किया। हमने देखा था कि पहली राजधानी इनकी चांदपुरगढ़ थी, दूसरी हमारे पास देवलगढ़ थी। तो अजयपाल ने लिखना 1512 ईस्वी में राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ तथा 1517 ईस्वी में राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित करी। दोनों बार यही करते हैं, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। अब स्थानांतरित करी, राजधानी बदल रहा है, इसका मतलब साम्राज्य का बहुत सारा इसने क्या किया होगा, फैलाव किया होगा, विस्तार किया होगा। तो अजयपाल को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर खाली संस्थापक की बात आती है तो कनकपाल, वास्तविक आएगा तो अजयपाल। अजयपाल को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब ध्यान रखना, जब मैंने आपको 4 इंपोर्टेंट गढ़ लिखाए थे, पहला अंतिम, तो उसमें मैंने आपको एक लिखा था 13वां गढ़, उप्पूगढ़। तो उस समय हमारे पास लिखना उप्पूगढ़ में कप्पू चौहान का राज था। कप्पू चौहान का राज था। कप्पू चौहान का राज था जिसे अजयपाल ने हराया था। ठीक है। अब जो अजयपाल ने हराया था, तो यहीं पर से एक बुक आती है कि आखिर ये सब चीजें हमें किसमें मिली है। तो एक बुक का नाम है सदेही गढ़वाल। लिखना कप्पू चौहान पर जीत का उल्लेख सदेही गढ़वाल में मिलता है। जीत का उल्लेख सदेही गढ़वाल, सदेई गढ़वाली काव्य में मिलता है। अब ये लिखी किसने है, तारादत्त गैरोला ने, जो कि तारादत्त गैरोला ने लिखी थी। ठीक है। अब कंडारीगढ़ यह है आज का रुद्रप्रयाग। नाम भी नोट कर लेना, कंडारीगढ़ किसको बोला था, रुद्रप्रयाग को। कंडारीगढ़ रुद्रप्रयाग के नरवीर सिंह, यहाँ का जो हमारे पास से गढ़ का जो मुख्य राजा था वो था नरवीर सिंह कंडारी को अजयपाल ने हराया। इसके बाद हमारे पास से भरत कवि है, और भरत कवि ने रचना की है मानोदय काव्य की। लिखना भरत कवि ने अपने मानोदय काव्य में अजयपाल को
कृष्ण, भीम आदि कहा है। कृष्ण भी कहा है, भीम भी कहा है। ठीक है, फिर नोट लिखना, इन्हें गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है। गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है। और इन्हें गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है, अजय पाल को। नेपोलियन, ये भी किसको कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है। ठीक है, अब अजय पाल ने क्या किया था, देवलगढ़ में एक महल बनाया था, और उस महल में इसने, देवलगढ़ में क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था ना चाँदपुरगढ़ से, और यहीं एक महल बनाया था, और महल में अपनी राजदेवी राज राजेश्वरी की प्रतिमा लगाई थी। लिखना इसने, इसने अपने देवलगढ़ में, देवलगढ़ में, देवलगढ़ में अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा की थी। अब आप लोग बहुत सारे मंदिर गए होंगे, तो आपने देखा होगा जो भी देवी के मंदिर होते हैं उसके पास में क्या होता है, उसके नीचे भैरव मंदिर होता है। कोई भी मंदिर याद कीजिए, मंदिर के नीचे कोई भी देवी का मंदिर, गर्जिया मंदिर लीजिए, ऊपर गर्जिया मंदिर है, जस्ट उसके नीचे क्या है, भैरव का मंदिर है। पूर्णागिरी मंदिर गए होंगे, ऊपर पूर्णागिरी मंदिर है, बहुत नीचे ही हमारे पास है भैरव मंदिर पड़ जाता है। तो जहाँ भी हमारे पास से देवी का मंदिर होता है वहाँ भैरव मंदिर होता है। तो देवलगढ़ में भैरव मंदिर की स्थापना भी कौन करता है? अजय पाल। देवलगढ़ में भैरव मंदिर की स्थापना की। हम सिर्फ अजय पाल पढ़ रहे हैं, तो आप लिख लीजिएगा, देवलगढ़ में भैरव मंदिर की स्थापना अजय पाल ने की, स्थापना की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि अजय पाल के समय क्या हुआ था, चंद राजा कीर्ति चंद्र का आक्रमण हुआ था, ये हमने पहले भी लिख लिया है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये हमारे पास से इसके टाइम में वहां ऊपर मुगल में कौन था, दिल्ली सल्तनत में कौन था, तो लिखिएगा यह सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी व इब्राहिम लोदी का समकालीन था। इब्राहिम लोदी का समकालीन था, क्योंकि इब्राहिम लोदी कब बना था, 1517 से 26 तक राजा बना था, और उससे पहले बना था। तो ये सब किसके समकालीन है हमारे पास से? अजय पाल के। यह सिकंदर लोदी व इब्राहिम लोदी का समकालीन था, समकालीन था। ठीक है, लिखना, अजय पाल ने पाथा मापन प्रणाली लागू की, पाथा मापन प्रणाली लागू की, लागू की। ठीक है, तो ये हमारे पास है अजय पाल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपको लिखा दी है। अब एक ये ध्यान को, इस चीज को नोट करना, इसे अशोक भी कहा जाता है, लेकिन इसे अशोक किसने कहा है हमारे पास है? प्रोफेसर अजय रावत ने। लिखना, अजय पाल को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिएगा, अजय पाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का अशोक प्रोफेसर अजय रावत ने कहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमारे पास से अजय पाल से रिलेटेड थी। और एक लास्ट और लिख लीजिएगा, अजय पाल ने सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की, सरोला ब्राह्मण, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की, नियुक्ति की। देखिए, आपने देखा होगा पहले भी गांव में होता था, या कहीं कहीं अभी भी होता है, वहां क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, डायरेक्ट चावल नहीं खाते हैं, धोती पहन के बोलते हैं कि भात खाते हैं करके। तो इसने कहा कि जो सरोला ब्राह्मण द्वारा भात बनाया जाएगा वो शुद्ध होगा, और जो कहीं भी कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है तो यही भात बनाएंगे, यही चावल बनाएंगे, और इन्हीं का बनाया हुआ चावल क्या करेंगे, हम सब लोग खाएंगे। तो ये सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी भात बनाने के लिए, यानी कि इनके द्वारा जो भात बनाया जाता था उन्हें शुद्ध माना जाता था। ठीक है, तो अजय पाल, यहाँ पे इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। अजय पाल के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं कल्याण शाह। तो इसके बाद आगे की क्लास हम देखेंगे कल को, तो देखिए आप लोग नोट कीजिएगा, चंद्रवंश की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी नोट कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।